बसंतपुर गांव में सुरेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपा और 2 बच्चों के साथ रहता था। मेहनत से दिन रात खेत में पसीना बहाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते थे। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और गरीबी का अंधेरा उनके घर को घेर चुका था। रूपा, अब तो हिम्मत टूट रही है। खेत में कुछ उगता नहीं, मजदूरी करने जाऊं तो काम मिलता नहीं, बच्चे भी भूखे सो रहे हैं। घबराओ मत, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं, हम मेहनत से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। कल मैं गांव में जाकर देखती हूँ, शायद कोई काम मिले। अगली सुबह रूपा अपने पिता के घर जाती है। अरे बेटी रूपा, बड़े दिनों के बाद आई हो, आओ बैठो। आप कैसे हो पिताजी? अभी बैठने का समय नहीं है। बेटा मैं ठीक हूं, लेकिन तुम काफी परेशान लग रही हो। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं पिताजी, आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है। पिताजी, हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं चलता। अब तो खाने के लिए भी 2 रोटी बड़ी मुश्किल से जुटती है। अब आप कोई राह दिखाइए। बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। तुम अपने पति के साथ मिलकर काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। पर पिताजी, हमारे पास कोई साधन नहीं है। खेत है जिसमें कितना भी मेहनत कर लो कुछ नहीं उगता, और मजदूरी करने जाओ तो कोई काम नहीं देता। रूपा के पिता ने पास बंधे एक घोड़े की ओर इशारा करते हुए बोला, बेटी, मेरे पास इस घोड़े के अलावा तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ये घोड़ा अब से तुम्हारा हुआ। इसका अच्छा इस्तेमाल करना, यह तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। रूपा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने घोड़े को ले लिया और धन्यवाद कहकर घर लौट आई। ये घोड़ा कहां से लाई हो रूपा? पिताजी ने दिया है, कहाँ है कि यह हमारी तकदीर बदल सकता है। पर इस घोड़ा को लेकर हम क्या करेंगे? जी, पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि हम इसका क्या करेंगे, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि हम इसे इस्तेमाल करके लकड़ी बेचने का काम कर सकते हैं। हम जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे और बाजार में बेचेंगे। सुरेश को यह विचार अच्छा लगा। अगले ही दिन वे जंगल गए, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और घोड़े पर रखकर बाजार पहुंचे। लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। अच्छे दामों में सारी लकड़ियां बिक गईं। रूपा और सुरेश की मेहनत रंग लाने लगी थी। घोड़े की मदद से उनका लकड़ी बेचने का कारोबार अच्छा चलने लगा था। अब उनके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था। बच्चों के पेट भरने लगे थे और धीरे धीरे वे कर्ज भी चुकाने की स्थिति में आ रहे थे। लेकिन गांव का लालची साहूकार यह सब देखकर जल भुन गया। वह सोच रहा था कि अगर सुरेश जल्दी कर्ज चुका देगा तो ब्याज से मिलने वाला उसका फायदा खत्म हो जाएगा। वह नहीं चाहता था कि कोई गरीब इस तरह उसकी पकड़ से बाहर निकले। ये सुरेश दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा कर्ज चुका देगा। यह हमारे धंधे के लिए अच्छा नहीं है। मालिक, हम क्या करें? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी कमाई बंद हो जाए और यह फिर से मेरे कर्ज में फंस जाए। मालिक, पर हम कर क्या सकते हैं? वह तो रोज जंगल से लकड़ी लाकर बेचता है। उसकी कमाई का सबसे बड़ा सहारा क्या है? वो उसका घोड़ा। बिल्कुल, अगर उसका घोड़ा ही ना रहे तो वह लकड़ी बेच ही नहीं पाएगा और उसका काम ठप हो जाएगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें उसका घोड़ा चुराना होगा? बिल्कुल, और यह काम रात के अंधेरे में होगा, जब सुरेश गहरी नींद में होंगे। दोनों नौकरों ने सहमति में सिर हिला दिया। साहूकार ने उन्हें घोड़े को चुराने का सही समय और तरीका समझाया और उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए भेज दिया। रात के समय दोनों नौकर धीरे धीरे सुरेश के आंगन में घुसे। घोड़ा पास के एक पेड़ से बंधा हुआ था और शांत खड़ा था। सुन, घोड़े को चुपचाप खोलना, कहीं ये आवाज करके रूपेश और उसकी पत्नी को जगा ना दे। हाँ, लेकिन अगर घोड़ा हिलने डुलने लगा तो? मैं इसके मुंह पर कपड़ा बांध देता हूं ताकि ये कोई आवाज ना करे।
दूसरे नौकर ने हिम्मत करके रस्सी खोली और पहले नौकर ने घोड़े के मुंह पर कपड़ा बांधने की कोशिश की, मगर बांध न पाया। इतने में रूपा की नींद खुल गई और उसे कुछ आहट सुनाई दी। सुरेश उठो, मुझे कुछ अजीब आवाज आ रही है। क्या हुआ रूपा? इतनी रात को कौन आएगा? रूपा और सुरेश दोनों जल्दी से घर के बाहर जाकर देखा कि दो लोग उनके आंगन में हैं और घोड़े को ले जा रहे हैं। दोनों नौकरों को रूपा और सुरेश के जागने की आहट पता चल गई। फिर वे लोग घोड़े को छोड़कर दौड़कर भाग गए। हमें इन चोरों की शिकायत मुखिया जी से करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो रूपा, मगर तुम्हें क्या लगता है यह दोनों चोर कौन हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि वे साहूकार के नौकर थे, पर मैं अच्छे से चेहरा देख नहीं पाई। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी मुखिया के पास जाते हैं और दोनों चोरों के बारे में बताते हैं। मुखिया साहूकार का अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वह साहूकार के प्रति कोई एक्शन नहीं लेता और सुरेश से कहता है, सुरेश, जब तक तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत ना हो तब तक मैं साहूकार को कुछ नहीं कह सकता। साहूकार के नौकरों के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण मुखिया कुछ नहीं करता और रूपा सुरेश दोनों घर आ जाते हैं। वे लोग अपने घोड़े का ध्यान अच्छे से रखने लगते हैं। अब सुरेश रात में अपने आंगन में चारपाई लगाकर घोड़े के पास ही सोता। इधर साहूकार के नौकर साहूकार को सारी बात बता देते हैं, पर साहूकार हार मानने वाला नहीं था। वह कोई दूसरी चाल चलने की सोचता है। रूपा, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गईं तो आज ही साहूकार के पैसे चुका दूंगा। भगवान आपकी इच्छा को पूरी करें, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि हमारे घोड़े के ऊपर किसी की बुरी नजर है। लकड़ियां बेचकर घर जल्दी आना। मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है रूपा, मैं ध्यान रखूंगा। सुरेश ने घोड़े के ऊपर लकड़ी रखकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वह बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा। लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। बाजार में साहूकार खड़ा था। उसकी नजर सुरेश के ऊपर पड़ी। इस फटीचर को आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी यह शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। ये सोचकर वह सुरेश के पास पहुंचकर बोलता है, कैसे हो सुरेश भाई? सुना है तुम्हारी लकड़ियां बहुत ही उत्तम दर्जे की होती हैं। गांव वाले तुम्हारी लकड़ियां की बहुत तारीफ करते हैं। क्या तुम मुझे अपनी सारी लकड़ियां बेचना चाहोगे? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ क्या कीमत चाहते हो? 200 रुपए लूंगा मालिक। सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बचोगे ना? हाँ बिल्कुल हुजूर, इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है। तब ठीक है, ये लो 200 रुपए और अपने घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। पैसे लेने के बाद सुरेश घोड़े को लेकर साहूकार के पीछे पीछे चल पड़ता है। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है, यह सोचते हुए रूपेश साहूकार के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद साहूकार सुरेश और घोड़े को लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़ियां तुम यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जैसी हुजूर की आज्ञा। ऐसा कहकर सुरेश ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तभी लकड़हारे रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुम्हें सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 200 रुपए में सारी लकड़ियां बेची हुजूर। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्कों के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। आप यह क्या कह रहे हैं? क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में है उस हालत में बेचेगा? शर्त के मुताबिक अब यह घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहां से चलता बन। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर।
मैं गरीब आदमी हूं, बर्बाद हो जाऊंगा। सुरेश बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन साहूकार ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है और सीना झोरी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। साहूकार लोगों के कहने पर लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया। जो साहूकार का प्रिय मित्र था, उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपने सामान की कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए घोड़ा साहूकार का हुआ। सुरेश, अब घोड़े पर तुम्हारा कोई हक नहीं। सुरेश सरपंच से भी बहुत मिन्नतें करता है, पर सरपंच भी उसकी एक बात नहीं सुनते। बेचारा सुरेश अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ अपने घर पहुंचा। अरे ये आपकी आंख में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? और हमारा घोड़ा कहाँ है? क्या बताऊं रूपा, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था, और आज हमारा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। ये आप क्या बोल रहे हैं? सुरेश ने सारी बातें रूपाली को सुनाई। सारी बातें सुनकर रूपा ने अपने पति सुरेश की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, आप जरा भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो गए। अगली सुबह दुख के कारण सुरेश चारपाई से उठ न सका। अपने पति की हालत देखकर रूपा बोली, लाओ वो 200 रुपए जो तुम्हें साहूकार ने कल दिए थे, वो रुपए मुझे दे दो। लेकिन रूपा, तुम क्या सोच रही हो और तुम क्या करने वाली हो? मैंने बस सोच लिया है कि साहूकार को सबक सिखा के रहूंगी। मैं इस पैसे से एक घोड़ा किराए पर लाऊंगी और मैं खुद बाजार में जाकर लकड़ी बेचूंगी। सुरेश से 200 रुपए लेकर रूपा बाजार की ओर निकल पड़ती है। हे प्रभु, इनकी रक्षा करना, बेचारे बहुत परेशान हैं। कैसे भी करके मुझे इनकी परेशानी को दूर करना है, मुझे अन्याय से लड़ने की शक्ति देना। प्रभु, अब तो आप ही हमारा सहारा है। ये सोचते सोचते वह अपने पिता के पास जाती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं। पिताजी, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। लेकिन बेटी, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तुम ही बताओ। पिताजी, मुझे सबसे पहले एक घोड़ा चाहिए और एक आदमी, क्योंकि अगर मैं बाजार में लकड़ियां बेचने जाऊंगी तो वो साहूकार मुझे पहचान लेगा और मेरे जाल में नहीं फंसेगा। बेटी, घोड़ा तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, लेकिन किस इंसान को तुम्हारे साथ भेजूं? क्योंकि इस गांव के लगभग सभी लोगों को साहूकार पहचानता है। और तभी रूपा का चचेरा भाई मोहन आ जाता है। राम राम काका। अरे रूपा दीदी, तुम भी यही हो? अच्छा हुआ तुमसे भी मुलाकात हो गई। रूपा और उसके पिता दोनों एक ही बात सोचते हैं कि मोहन को बाजार लेकर जाया जाए। अरे क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हो? मुझे देख खुश नहीं हुए क्या? अरे नहीं मोहन, ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुमने तो हमारी मुश्किल हल कर दी। शायद हमारी मदद के लिए ही भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा। दीदी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। रूपा मोहन को साहूकार के बारे में सारी बात बताती हैं। दीदी, मुझे वह बेईमान साहूकार मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगा। बस तुम बताओ, तुम्हारी क्या योजना है? रूपा अपनी योजना मोहन को बताती हैं और दोनों भाई बहन घोड़े पर लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचते हैं। बाजार पहुंचकर मोहन जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो, सस्ती में लकड़ियां ले लो। और रूपा दूर खड़ी देख रही थी। उस रोज भी वह साहूकार किसी को ठगने के विचार में बाजार आया था। उसने लकड़ियां बेच रहे मोहन की ओर देखा। वाह, भगवान ने आज फिर से मेरे लिए एक शिकार भेज दिया। कल मुझे एक घोड़ा मिला था और आज भी मुझे फिर से घोड़ा मिल जाएगा। यह सब सोचकर साहूकार मोहन के पास पहुंचा।
क्या कीमत है तुम्हारी लकड़ियों की? 150 रुपए मालिक। महंगा सौदा है। क्या दाम कुछ कम नहीं करोगे? वैसे इस गांव के तो नहीं लगते हो। हाँ मालिक, मैं दूसरे गांव का हूं और सौदा 4 सिक्के भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। मेरी लकड़ियां बिल्कुल सूखी और बहुत ही अच्छी हैं। मंजूर है तो बोलिए। यह इंसान तो बहुत चालाक लग रहा है। खैर, कोई बात नहीं। इसकी जल्द अक्ल समझ में आ जाएगी। क्या सोच रहे हैं हुजूर? जल्दी बताइए, नहीं तो फिर मैं दूसरे ग्राहक को आवाज दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। मगर लकड़ियां जिस हालत में है, उसी हालत में तुम्हें बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? मोहन मन ही मन खुश होता है कि जिस जाल में रूपा उसे फंसाना चाहती थी, उस जाल में वो फंस गया। अरे जल्दी करो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मोहन भी साहूकार से वही बातें बोलता है जो उसे रूपा ने सिखाया था। ठीक है हुजूर, बेच दूंगा। पर मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे पैसे होंगे। मोहन की बात सुनकर साहूकार चौंक उठा, फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मुझे यह शर्त मंजूर है। अब देर ना कर, अपने घोड़े के साथ मेरे पीछे पीछे चल। मोहन अपने घोड़े को साहूकार के पीछे पीछे लेकर चलने लगा। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब बात सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। यह सब सोचते सोचते मोहन साहूकार के घर पहुंच गया। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख, तुमने क्या सौदा किया था? शर्त याद है या मैं याद दिलाऊं? अब लकड़ियों के साथ ये घोड़ा भी मेरा है। चलो इसको अब खंभे से बांध दो। ओह हाँ, यह शर्त तो मैं भूल ही गया था। माफी चाहता हूं मालिक, अभी घोड़ा बांध देता हूं। और मोहन ने चुपचाप घोड़े को पेड़ से बांध दिया। मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मेरी भी कीमत दे दीजिए। साहूकार अपनी धोती की जेब से पैसे निकालकर मोहन को देता है और तभी रूपा वहां आ जाती है। हुजूर, यह आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से लकड़ियां जिस हालत में थी, उस हालत में लकड़ियों के साथ साथ मेरा घोड़ा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वह होंगे, और उस समय पैसे आपकी धोती में थे। इसलिए पैसों के साथ साथ आपको अपनी एक टांग काटकर मुझे देनी होगी। शर्त के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, पैसों के साथ अपनी एक टांग भी काट कर दीजिए। रूपा की बात सुनकर साहूकार के होश उड़ गए। ये तुम क्या बक रही हो? और तुम यहां क्यों आई हो? बक नहीं रही मालिक, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको पैसों के साथ अपनी एक टांग भी देनी होगी। और हाँ, ये मेरा भाई है और ये घोड़ा भी हमारा है। तुम्हारी ये मजाल, मैं कहता हूं निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं मालिक, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। रूपा जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान मालिक से न्याय दिलाओ। अरे ये तो लेने के देने पड़ गए। ये तो मेरा ही पासा मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुनूंगी मालिक, कि पहले आप मुझे अपनी एक टांग काट कर दीजिए। साहूकार समझ गया था कि रूपा अपने पति के साथ किए गए धोखे का बदला ले रही है, और अगर लोग इकट्ठा हो गए तो वो भी रूपा का साथ देंगे। अरे टांग के बदले में तुम्हें ये घोड़ा, तुम्हारी सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 200 रुपए भी देने को तैयार हूं। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। और साथ ही साथ मैं तुम्हारे सारे कर्ज भी माफ करता हूं। मुझे अपना सबक मिल चुका है। रूपा साहूकार को सबक सिखा चुकी थी, इसलिए वो साहूकार को माफ कर देती है। ठीक है मालिक, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है। आप मुझे मेरे दोनों घोड़े लौटा दीजिए, और हाँ, मैं आपसे लिए हुए पूरे कर्ज चुकाऊंगी। क्योंकि मालिक, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम गरीब बहुत खुददार होते हैं, किसी के हक के पैसे नहीं मारते। इसलिए ये 200 रुपए आप खुद रख लीजिए और हमारा कर्ज खत्म कीजिए। साहूकार से दोनों घोड़े लेकर रूपा और मोहन घर लौट जाते हैं। रूपा घर पहुंचकर खुशी खुशी सारी बात सुरेश को बताती है। रूपा, आज मुझे तुम्हारी होशियार पर बहुत गर्व हो रहा है। और मोहन, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने रूपा का साथ दिया। हाँ भाई, आज तू अगर समय पर ना आता तो मैं साहूकार को सबक नहीं सिखा पाती। तेरा बहुत शुक्रिया। दीदी, जीजा जी, आप लोग भी कैसी बात कर रहे हैं? क्या मैं आपका अपना नहीं? मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के कुछ काम आया। ठीक है, अब मैं चलता हूं।
सुन, तू एक घोड़ा साथ लेकर जा और पिताजी के पास छोड़ देना। वो उसे उसके मालिक को वापस कर देंगे। दोस्तों, इस प्रकार की और भी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम अनीता और दूसरे का नाम सुनीता था। अनीता की माँ बचपन में ही चल बसी थीं, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ अनीता को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, हर वक्त उसे डांटते रहती थी। कहाँ मर गई थी तू? कब से बोल रही हूँ कि आटा पिसाला और तू अभी तक जंगल में है। क्या बस दिन भर घूमने के लिए पैदा हुई है? माँ, मैं पानी भरने गई थी और फिर सूखी लकड़ी भी ले आई। मुझे बहाने मत सुना। जब देखो तब रोनी सूरत लेकर खड़ी रहती है। न घर का काम ढंग से करती है, न खेत का। अब जल्दी जाकर गेहूं पिसवा ला। ममता, सच बोलूं तो तुम्हारा सिर्फ नाम ही ममता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं है। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या बोल रहे हो? और सच बोल रहा हूं। क्या तुम्हें अनिता पर बिल्कुल दया नहीं आती? बेचारी बच्ची सारा दिन घर का और बाहर का काम करती रहती हैं, और फिर भी तुम उसे चार बातें और सुनाते रहती हो। तुम कभी सुनीता को कोई काम क्यों नहीं करने बोलती? वो तो सारा दिन गांव में घूमती रहती है। कभी उससे भी घर का कुछ काम करवा लिया करो। सुनो, तुम अपना काम करो, मुझे ज्यादा भाषण मत दो। अनीता, तुम क्या कर रही हो? पिताजी, माँ ने ये गेहूं पिसवाने को बोला है, बस वही ले जा रही हूँ। बेटा, मुझे कभी कभी बहुत पछतावा होता है कि मैंने तो ये दूसरी शादी तेरे लिए की थी कि तुझे एक माँ मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ये शादी करके तेरी जिंदगी और बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दें बेटा। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो माँ से बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, तू इतनी अच्छी है कि तुझे दूसरों में कभी कोई बुराई नहीं दिखती। अच्छा, अब तू जा, मैं ये गेहूं लेकर जाता हूँ। सुबह होते ही अनीता सबसे पहले मंदिर जाती और घर वापस आकर घर का सारा काम करती, और दोनों माँ बेटी सारा दिन गांव में घूमती रहती थी। ममता अपनी बेटी सुनीता को बहुत प्यार करती थी और अनीता ममता के प्यार के लिए तरसते रहती थी। कुछ महीनों बाद ममता ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। ममता ने अनीता की शादी एक गरीब किसान से किया और अपनी बेटी की शादी गांव के अमीर साहूकार के बेटे से कर दी। अनीता का पति बहुत ही मेहनती किसान था। वो सारा दिन बहुत मेहनत करता, तब जाकर रात के खाने के लिए कुछ सामान लापता था। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ खेती से हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप बोलो तो मैं घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दूं क्या? मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है। अनीता, मुझे पता है मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो मैं सारा दिन घर बैठे रहती हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ कम कर लूँ, 2 पैसे भी घर में आ जाएंगे। ठीक है अनीता, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अगले दिन अनीता गांव की औरतों को अपने सिलाई के बारे में बताती हैं। तभी उसकी बहन सुनीता वहां आ जाती हैं और उसका मजाक बनाते हुए बोलती हैं, मैंने सुना है कि तुमने नया काम शुरू किया है। अब तुम लोगों के घर जाकर उनके कपड़े मांगोगी और सिलाई करोगी। चलो अच्छा है, खाने के लिए तुम लोगों के पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे। वैसे मेरी ये साड़ी देखो, पूरे 2000 की है। कल ही मेरे पति ने दिलवाया है। वैसे तुम लोगों ने कभी 2000 रुपये देखे हैं? अनीता अपनी बहन की बात चुपचाप सुनती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। दूर खड़ा अनीता का पति सब कुछ देख रहा था। जब अनीता घर पर आई तो उसके पति मोहन ने पूछा, आज जब तुम्हारी बहन हमारी गरीबी का मजाक बना रही थी तो तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? अरे आप बुरा मत मानो, सुनीता थोड़ी नासमझ है।
उसकी बातों पर मैं ध्यान नहीं देती। अनीता, तुम किस मिट्टी की बनी हो? क्या तुम्हें कभी उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करती। और रही गरीबी की बात, तो मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। अनीता बहुत लगन और मेहनत से अपना काम करने लगी। धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ने लगा और लोगों को भी उसका काम बहुत पसंद आने लगा। अनीता सिलाई का काम अपने हाथों से ही करती थी, लेकिन अब काम ज्यादा होने के कारण उसे एक सिलाई मशीन की जरूरत होने लगी। एक दिन उसने अपने पति से बोला, सुनिए, मुझे अब एक सिलाई मशीन लेनी होगी। आपको तो पता ही है कि मेरे पास अब बहुत ज़्यादा सिलाई के कपड़े आने लगे हैं और हाथों से सिलाई करने में ज़्यादा समय लगता है। मैंने कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, मशीन के लिए थोड़े बहुत आपके पास हैं, तो लगाकर एक मशीन ले आइए। अनीता, तुम्हें तो पता है कि खेती से मैं कितने पैसे जोड़ पाता हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास है भी तो हमारे घर खर्च के लिए है। तुम्हें तो पता है कि खेती में रोज तो आमदनी होती नहीं। आपकी बात सही है, हम सारे पैसे मशीन पर खर्च नहीं कर सकते। मैं एक काम करती हूँ, अपने पिताजी से कुछ पैसे मांग लेती हूँ और उन्हें हम धीरे धीरे चुका देंगे। पिताजी मुझे पैसे ज़रूर देंगे। दूसरे दिन अनीता बहुत उम्मीद के साथ अपने पिता के घर जाती और पिता को अपने काम के बारे में बताती हैं और बोलती है, पिताजी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा, इसलिए मुझे एक सिलाई मशीन की आवश्यकता है, जिसके आ जाने से मेरा काम और बेहतर हो जाएगा। मैंने मशीन के लिए कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे। पिताजी मुझे बोलते हुए बहुत झिझक हो रही है। क्या बेटा, बोलना। क्या तुझे पैसे चाहिए? हाँ पिताजी, अगर आप थोड़े पैसे दे दें तो बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी। ये तू क्या बोल रही है? भला पिता के पैसे भी चुकाने पड़ते हैं? तू रुक, मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। अनीता के पिता पैसे लेने के लिए अंदर जाते हैं। तभी ममता, जो बाप बेटी की सारी बात सुन चुकी थी, वो आ जाती है और अनीता को भला बुरा सुनाने लगती हैं। क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? क्या तेरा पति तुझे एक मशीन भी नहीं दिल सकता? इतना निकम्मा है तेरा पति। अनीता चुपचाप सब सुन रही थी, तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं। ममता, तुम ये क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही चुप कराओगे। हमारे पीठ पीछे ये सब कुछ अपनी बेटी को ही दे देना। मैं और मेरी बेटी तो सौतेले हैं ना। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई जो मैं पैसे मांगने आ गई। माँ, सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी। मेरे पति बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हैं। मेरे पति के लिए कुछ बुरा मत बोलिए, क्योंकि आपने ही मुझे इतना अच्छा पति चुनकर दिया है। अनीता इतना बोलकर वहां से घर चली जाती है। अनीता घर आकर अपने कामों में लग जाती हैं। शाम को जब उसका पति खेत से लौटकर आता है तो अनीता से पूछता है, अनीता, क्या तुम पिताजी के घर पैसे मांगने गई थी? अनीता बहुत हिचकते हुए झूठ बोल देती है, नहीं, मैं नहीं गई थी। दरअसल मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन और हाथों से ही सिलाई करके बचे हुए पैसे भी जोड़ लूंगी। अनीता, तुमने बहुत अच्छा किया। दरअसल मैं भी तुम्हें मना ही करने वाला था। कुछ दिनों के बाद मेरे भी फसल तैयार हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, तब हम तुम्हारी सिलाई मशीन ले लेंगे। अब दोनों पति पत्नी अपने अपने कामों में जी जान से मेहनत करने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन सुनीता अनीता के घर आती है। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? अनीता सुनीता की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आती है। अरे सुनीता, तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आओ बहन, अंदर आओ। मैं कोई तुम्हारे घर बैठने नहीं आई हूँ। दरअसल पिताजी ने मेरे नौकर से खबर भिजवाया है, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम दोनों को घर बुलाया है। क्या माँ की तबीयत खराब है? हाँ, और मैं घर ही जा रही हूँ। तुम्हें भी चलना है तो साथ चल। हाँ हाँ सुनीता, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ।
घर पहुंचते ही दोनों बहनों ने पिता पर सवालों की बौछार कर दी। पिताजी क्या हुआ है माँ को? बताइए पिताजी क्या हुआ है माँ को? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ की दोनों किडनियां फेल हो गई है। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा। तो पिताजी इसका क्या इलाज है? डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा ना? बेटा, उन्होंने बोला है कि हमें जल्द से जल्द उसकी किडनी बदलवानी होगी। मैंने डॉक्टर से बोला कि आप मेरी एक किडनी ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरी इस उम्र में ऑपरेशन सही नहीं। तो फिर पिताजी अब क्या करेंगे? सुनीता, डॉक्टर ने बोला है कि तुम ममता की अपनी बेटी हो, तो तुम्हारी किडनी उससे मैच करेगी। बेटा, क्या तुम दोगी अपनी माँ को किडनी? पिता की ये बात सुनकर सुनीता गुस्सा हो जाती है। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं इसी उम्र में एक किडनी दे दूं? अभी तो मेरी सारी जिंदगी बाकी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो... नहीं पिताजी, आप कहीं और पता कीजिए। इतना बोलकर सुनीता घर से चली जाती हैं। अनीता चुपचाप बेबस पिता को देखती है और बोलती हैं, पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अपनी एक किडनी माँ को दूंगी। अनीता की ये बात सुनकर उसके पिता उसे सिर्फ देखते रह जाते हैं। पिताजी, आप डॉक्टर से बात करके ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन हो जाता है। ममता बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और जब उसे पता चलता कि उसे अनीता ने अपनी एक किडनी दी है तो उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अनीता से बोलती है, बेटिया माफ कर दे मुझे, मैंने तुझे कभी माँ जैसा प्यार नहीं दिया, लेकिन आज तू मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली। जब मुझे मेरी खुद की बेटी ने मारता हुआ छोड़ दिया, तब तुमने बिना कुछ सोचे मेरी जान बचा ली। आप तो मेरी माँ ही थी, बस आपने थोड़ा देर से महसूस किया। आज मैं इतना तो जान गई कि जरूरी नहीं कि हमेशा खून के रिश्ते ही अपने हों। अनीता ने अपनी अच्छाई से अपनी माँ का दिल जीत ही लिया। अनीता माँ का प्यार पाकर बहुत खुश होती हैं